2024 लोकसभा चुनाव दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हुई है। मतदान का 1 घंटा पूरा हो चुका है। 13 राज्यों की 88 सीटें जहां पर आज वोट डाले जा रहे हैं और दूसरे दौर के मतदान का पहला 1 घंटा पूरा। 13 राज्यों की 88 सीटों पर वोटिंग इस समय जारी है। क्या कह रहे हैं गजेंद्र सिंह शेखावत? जो प्रेस वार्ता हुई है मुख्यमंत्री के ओएसडी ने, मुझे लगता है कि उसके बाद में सब कुछ स्पष्ट हो गया है कि किस तरह से षड्यंत्र रच करके पिछले 6 साल से सरकार सब कुछ कर रही थी। अभी जनता ने निर्णय कर लिया है, जनता ने तय कर लिया है। मैं कई बार ये बात कह चुका हूँ, नरेंद्र मोदी को एक बार फिर प्रधानमंत्री बनाना और भारत को विकसित बनाने के संकल्प के साथ देश की जनता अब की बार 400 के पार करने वाली है और जोधपुर में प्रचंड बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। तो आप सुन रहे थे, हैट्रिक लगाने के लिए जीत की चुनाव मैदान में एक बार फिर से इसी जोधपुर सीट से, जहां पर 2019 में उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हराया था। और इस बीच आपको सीधे लेकर चलेंगे बाड़मेर। राजस्थान के बाड़मेर लोकसभा से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश चौधरी। उन्होंने भी वोट डाल दिया और मतदान के बाद एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की है, सुनाते हैं आप। देखिए, जो बाड़मेर की सीट है वो बेहद दिलचस्प बनी हुई है, क्योंकि यहाँ पर निर्दलीय के तौर पर जिस तरीके से रविंद्र भाटी चुनाव मैदान में इस वक्त एबीपी न्यूज राजस्थान में मौजूद है, बालोतरा में, और मेरे साथ इस वक्त कैलाश चौधरी जी मौजूद हैं। अभी मतदान करके निकले हैं। जरा अपनी वो फिंगर दिखा दीजिए। बिल्कुल, देखिए, मतदान करके निकले हैं, स्याही का निशान जो है दिखा रहे हैं। क्या कहेंगे, मतदान आज हो गया है, क्या कहेंगे? जैसा कि पहले मतदान और फिर जलपान, तो प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर आप देख रहे हैं कि जिस तरह से लाइन लगी हुई है, सभी लोग मतदान का प्रयोग करने आए हैं और सबका यही है कि राष्ट्रवाद के ऊपर और कमल के फूल पर वोट देने का है और उत्साह है। और ये उत्साह दर्शाता है कि राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी की और केंद्र में 400 से अधिक सीटें भारतीय जनता पार्टी की आ रही है। उत्साह की आपने बात करी तो ये पूछना चाहूंगी, लगता है कि जो पहले चरण में कम मतदान देखा गया, इस बार दूसरे चरण में ज्यादा लोग निकलेंगे, ज्यादा मतदान करेंगे? हाँ, निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उत्साहित है, भारतीय जनता पार्टी के सभी लोग उत्साहित है और मतदान के अंदर देख रहे हैं कि अधिकतर वोट है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पड़ रहे हैं। और पिछली बार जो कम हुआ उसके पीछे कारण है कि कांग्रेस के लोग हताश थे, निराश थे। उनको पता है हम सत्ता में आ नहीं रहे, इसलिए उन्होंने घर से बाहर निकलना भी उचित नहीं समझा और इसलिए उनका प्रतिशत है वो कम हुआ, तो कांग्रेस का प्रतिशत कम हुआ है। क्या लगता है किन मुद्दों पर आज जनता वोट करने वाली? विकास के नाम पर और विकसित भारत बने। और निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो पिछले 10 साल में काम किए हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं हैं, इसलिए जब भी वो मत पेटी के पास जाएंगे तो उनको एक ही दिखेगा, प्रधानमंत्री मोदी जी और कमल का फूल, और उस पर मतदान करेंगे। केंद्रीय मंत्री हैं कैलाश चौधरी एक बार फिर चुनाव मैदान में। बाड़मेर की सीट से साख जो है वो दांव पर लगी हुई है और एक नहीं बल्कि ये जो सेकंड फेज है इसमें 6 केंद्रीय मंत्री जो चुनाव मैदान में हैं। कौन कहां से उम्मीदवारी अपनी ताल ठोकता हुआ चुनाव मैदान में नजर आ रहा है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलते हैं। अखिलेश, बताइए जरा। बिल्कुल, जैसा कि आपने जिक्र किया कि 6 कुल है प्रत्याशी इस चरण के चुनाव में जो मंत्री पद पर रहे हैं, और कौन कौन है उनके बारे में डिटेल पूरी जानकारी आपके सामने में एक एक करके रखने जा रहा हूं। ये दूसरे चरण का जो मतदान अभी जारी है, 88 लोकसभा क्षेत्रों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसमें देखिए, गजेंद्र सिंह शेखावत जी ने कुछ देर पहले आपने सुना एबीपी न्यूज पर, उनसे लेकर वीरेंद्र खटीक हैं, शोभा करंदलाजे हैं, इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर हैं, वी मुरलीधरन हैं, कैलाश चौधरी हैं। वो तमाम नाम, 6 नाम जो कि इस बार मैदान में हैं, दूसरे चरण के मतदान में, इन्हें आप देख सकते हैं चुनावी मैदान में। गजेंद्र शेखावत की बात की जाए, जल शक्ति मंत्री हैं अभी सरकार में। सामाजिक न्याय मंत्री के तौर पर वीरेंद्र खट्टी को आपने देखा था मोदी सरकार में। इसके अलावा राजीव चंद्रशेखर, आईटी राज्य मंत्री, पी मुरलीधरन, कैलाश चौधरी। और क्या होगा, जनता क्या इन मंत्रियों पर एक बार फिर से एतबार करेगी, ये बड़ा सवाल है। और जैसा कि हमने आपको बताया है, दूसरे चरण का ये मतदान कई लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि 88 जो अलग अलग लोकसभा क्षेत्र हैं 13 राज्यों में, केंद्र शासित प्रदेशों में, वहां पर लोग मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस बीच आइए जल्दी से आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जो ग्राउंड से जुड़ रहे हैं। अभिषेक उपाध्याय का मैं रुख करूंगी। अभिषेक जो है वो जो नोएडा वाली सीट है, गौतम बुद्ध नगर वाली सीट, जहां पर आज वोटिंग भी हो रही है, वहां से इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। लेकिन मैं अभिषेक आपसे ये जानना चाहती हूँ कि ओवरऑल ये जो सेकंड फेज के लिए जिस तरीके से तीखा सियासी आर पार होता हुआ हमने देखा, उसका असर ग्राउंड पर क्या नजर आ रहा है?
रोमाना, इस समय मैं नोएडा में डॉक्टर महेश शर्मा के घर पर मौजूद हूँ। वो बस घर से निकलने ही वाले हैं, तो वो अब क्या कहते हैं इस पर हमारी निगाह बनी रहेगी। लेकिन इस बीच में आपको ये बताऊं, जो आप कह रही थी दूसरे चरण के बारे में, दक्षिण से लेकर उत्तर तक इस चरण की अहमियत है। और दक्षिण में जब आप बात करेंगी तो सीधा ये वायनाड से लेकर के और केरल की दूसरी जो सीटें हैं, उसके अलावा राजस्थान, यूपी, कई बड़े दिग्गज उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला होना है। और सबसे अहम बात यह कि वोट का परसेंटेज को लेकर के, देखिए हमारी जानकारी है कि पिछली बार जो वोट कम पड़े हैं उसको लेकर बाकायदा स्ट्रेटजी बनाई गई है बीजेपी की ओर से। जो पन्ना प्रमुख हैं, मैं आपको यूपी की बात करूं, 1,63,000 यहाँ पर बूथ हैं। हर बूथ में पन्ना प्रमुखों की जिम्मेदारी दी गई है कि पन्ने में जो 60 नाम होते हैं उनको बूथ पर लेकर के वो आए। बाकायदा बैठकें हुई हैं और उनको पूरी तरह से स्ट्रेटजाइज किया गया। यही कोशिश दूसरी पार्टियां भी कर रही हैं। वोट परसेंटेज इस बार कितना रहता है, काफी कुछ उस पर डिपेंड करेगा। और जो राजनीतिक अनुमान आप देख रही हैं, जो लगातार तरह तरह के अनुमान लग रहे हैं जीत हार के, वो भी इसी पर फिलहाल निर्भर होते हुए दिख रहे हैं कि लोग कितना बाहर निकलते हैं वोट डालने के लिए। बिल्कुल, आप रहिए हमारे साथ, में लौटूंगी आपके पास। और जैसे ही डॉक्टर महेश शर्मा गौतम बुद्ध नगर से बीजेपी के उम्मीदवार हैं, वो भी जीत की हैट्रिक लगाने के लिए चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं, बाहर निकलते हैं, क्या कहते हैं इस पर नजर रखिएगा आप। अभिषेक, आगे बढ़ते हैं जरा दूसरे चरण में। मतदान के बीच कांग्रेस की जो एमएलसी हैं हरिप्रसाद, कांग्रेस के बड़े नेता, उनसे हमारे संवाददाता आशीष ने खास बातचीत की आज वोटिंग वाले दिन। क्या कह रहे हैं, सुनते हैं। दूसरे चरण में कर्नाटक के 14 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है और मतदान केंद्रों पर अच्छी खासी उत्साह भी देखी जा रही है। लड़ाई यहाँ पर बाइपोलर माना जा रहा है। एक तरफ एनडीए है जिसमें जेडीएस और बीजेपी है, दूसरी तरफ कांग्रेस है, कांग्रेस सत्ता में भी है। हमारे साथ बीके हरिप्रसाद हैं, पूर्व मंत्री, कांग्रेस का कद्दावर नेता। सर, क्या है मुद्दे और क्या है उम्मीदें? आज जो बहुत बड़ा त्यौहार है कर्नाटक में, आज प्रजातंत्र का बहुत बड़ा त्यौहार है। लोग बाहर आके वोट चलाना है। बहुत मुद्दा जो है आज जो हम लोगों को मौका दिया है 5 साल में एक सरकार चुनने का, इस देश का, इस राज्य का, इस जिले का भविष्य चुनने के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है। कुछ महीनों पहले सर विधानसभा की चुनाव हुई थी, काफ़ी बड़ी मेजॉरिटी से आप सत्ता में आए। लेकिन 2019 की अगर लोकसभा चुनाव की बात करो तो एक सीट थी। अब 2024 का लोकसभा चुनाव है, क्या उम्मीद करती है पार्टी? वो अलग 2019 का अलग चीज़ है। लोगों को गुमराह करना और 40 लोगों का शहादत होना पुलवामा का, उसके बाद ये सब हुआ था। अभी कोई इसका मौका नहीं है। उसको बहुत कोशिश किया मजहब का नाम पे, भाषा का नाम पे, जात का नाम पे चुनाव करने का, मगर टोटल नाकाम हो गया है। इस चुनाव प्रचार के दौरान, इस चुनाव में हम सुन रहे हैं रिजर्वेशन, धर्म आधारित रिजर्वेशन की बात, आपने मंगलसूत्र का जिक्र किया। कर्नाटक में खास तौर पे बीजेपी आक्रामक है कि आप लोगों ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन पुश किया। संविधान के खिलाफ जो है वो एक बहाना ढूंढना है। संविधान में कहीं भी धर्म का आधार पे, भाषा का आधार पे हम लोग ये जो आरक्षण नहीं है। पीके हरिप्रसाद को आप सुन रहे थे। और इस बीच में जल्दी से आपको राजस्थान लेकर चलती हूँ, जहां पर गजेंद्र सिंह शेखावत जो हैं वो वोट डालने के लिए पहुंचे हैं, बिल्कुल एक आम वोटर की तरह। पोलिंग बूथ पर पहुंचकर जो लोग वहां पर मौजूद हैं उनसे मुलाकात करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए, और अब कतार में आकर खड़े हो गए, अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। अंकित गुप्ता का रुख करते हैं जल्दी से। जी अंकित। जी बिल्कुल रोमाना, इस वक्त अगर मैं बात करता हूं गजेंद्र शेखावत की, तो गजेंद्र शेखावत जो है एक आम उम्मीदवार, एक उम्मीदवार तो जरूर है, लेकिन इस वक्त जो है मतदाताओं की लाइन में लगे हुए हैं। इसी वजह से ज़्यादा कुछ बात भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मतदाताओं की लाइन में लग करके पहले मतदान करेंगे, उसके बाद में जो ज़रूर अपनी बात रखेंगे। लेकिन इस वक्त जो है मतदान के बाद जो है सारी चर्चाएं करेंगे और पूरे परिवार के साथ में यहाँ पर आए हुए हैं। देखिए, इस वक्त मैं जिस पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ, यहाँ पर मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका था और जो तमाम जो मतदाता हैं वो लाइनों में लगे हुए हैं। गजेंद्र शेखावत क्योंकि अभी यहाँ पर पहुंचे हैं, लिहाजा मतदाता जो लाइन में लगे हुए थे उन्हीं के साथ में लाइन में लग गए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। लेकिन जब घर से निकले उन्होंने इतना जरूर कहा है कि राजस्थान एक बार फिर से 25 की 25 जो लोकसभा सीटें जो है बीजेपी की झोली में डालने जा रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो एक भरोसा है 370 पार बीजेपी, उसकी तरफ जो है आगे बढ़ेंगे हम। और फिलहाल जो तमाम मतदाता हैं उनसे भी जो है लगातार चर्चा कर रहे हैं गजेंद्र शेखावत। और फिलहाल क्योंकि उनको अभी मतदान करना है, लिहाजा अभी इस बीच में हम कोशिश करेंगे कि उनसे बात ना करें, क्योंकि जो है नियमों का जो है पालन करते हुए ये जरूरी भी होता है। और एबीपी न्यूज
लगातार उन नियमों का पालन भी कर रहा है। लेकिन हम वो तस्वीरें जरूर दिखा रहे हैं कि किस तरीके से गजेंद्र शेखावत इस समय जो तमाम जो मतदाता जो यहाँ पर लाइन में लगे हुए हैं उनसे चर्चा मशवरा कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि मतदान प्रतिशत कैसा चल रहा है, क्योंकि राजस्थान में जो पहले चरण का चुनाव हुआ था उसमें मतदान प्रतिशत एक जो है चर्चा का विषय रहा था, क्योंकि कम हुआ था मतदान। जी बिल्कुल। और आज बाकी बची राजस्थान की 13 लोकसभा सीटें जहां पर वोटिंग हो रही है और इसी के साथ राजस्थान में आज लोकसभा चुनाव जो है वो मुकम्मल हो जाएगा। मैं जल्दी से आपको लेकर चलूंगी। हमारे सहयोगी अखिलेश इस वक्त हमारे साथ डेटा सेंटर से लगातार बने हुए हैं, बड़ी दिलचस्प जानकारियां आप तक पहुंचा रहे हैं। कर्नाटक में भी आज वोटिंग हो रही है और कर्नाटक को लेकर क्या कुछ बड़ी बातें बताने वाले हैं अखिलेश दर्शकों को? कर्नाटक में जो बेंगलुरु में 3 लोकसभा क्षेत्र हैं उसकी अब हम बात करने जा रहे हैं। इन तीनों लोकसभा क्षेत्रों की अगर बात की जाए तो यहाँ पर क्या समीकरण नजर आ रहा है, कौन कौन से यहाँ पर बड़े चेहरे हैं, तो वो देखिए बेंगलुरु नॉर्थ की सबसे पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर शोभा करंदलाजे के सामने है एवी राजीव गौड़ा जो कि कांग्रेस के उम्मीदवार हैं। दोनों के बारे में आपको बता दें, नई सीट से चुनाव नहीं लड़ी है अभी तक। ये शोभा करंदलाजे की हम बात कर रहे हैं और एमबी राजीव गौड़ा जो है पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से। ये देखिए ये दोनों आमने सामने की इनकी टक्कर है। बेंगलुरु साउथ हम चलते हैं। बेंगलुरु साउथ में तेजस्वी सूर्या हैं, भारतीय जनता युवा मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, फायर ब्रांड नेता हैं और उनके सामने सौम्या रेड्डी हैं, कर्नाटक के मंत्री रामलिंगा रेड्डी की बेटी हैं। तो इनके बीच भी अटकाटे की टक्कर यहां पर बताई जा रही है। ये तो हमने बेंगलुरु साउथ की बात की। उसके बाद तीसरा जो लोकसभा क्षेत्र है बेंगलुरु में उसकी भी हम बात करेंगे और वहां का जो समीकरण है वो भी हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। ये देखिए आपके सामने जो तस्वीर है अब ये बेंगलुरु रूरल की है, यानी जो ग्रामीण इलाका आता है बेंगलुरु का, वहां पर डीके शिव कुमार के भाई हैं डीके सुरेश जो कांग्रेस की तरफ से हैं, जबकि एचडी देवेगौड़ा के दामाद हैं सीएन मंजुनाथ, डॉक्टर सीएन मंजुनाथ। और यहां पर हम आपको बता दें कि अमित शाह खुद कैंपेन करने पहुंचे थे, रोड शो के लिए पहुंचे थे, चूंकि यहां पर भी टक्कर बहुत कांटे की मानी जा रही है। हमारे साथ इस वक्त आशीष हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, उन्हीं के पास मैं आपको लिए चलता हूं। आशीष, बेंगलुरु में क्या देख पा रहे हैं आप? मतदाताओं में किस तरीके का उत्साह है, कौन से मुद्दे हावी दिख रहे हैं? देखिए गजब का इंथुजियाज्म देखने को मिल रहा है अखिलेश। मैं एक बार पहले आपको तस्वीरें दिखाता हूं। मैं यहाँ पर ये विजय भारती विद्यालय स्कूल है जहाँ पर तेजस्वी सूर्या को वोट डालने के लिए आना है। सुबह से 7 बजे से पहले यहाँ कतारें लगनी शुरू हो गई थी। लोग इंतजार कर रहे थे कि गेट्स खुलें और उनको वोट करने का मौका मिले। कैमरामैन मोहित से रिक्वेस्ट करूँगा, ये सिर्फ एक कतार नहीं है, मैं आपको दूसरी तरफ का भी नज़ारा दिखाऊँगा। पहले आप ये देख लें कितने लंबे यहाँ पे कतार लगी है। बहुत सारे लोग आए हुए हैं वोट करने के लिए। इधर भी वोटिंग चल रही है और उधर सामने भी वोटिंग चल रही है। आप देखिए लंबी लंबी क्यूज़ हैं, तो इंथुजियाज्म तो है। भले ही हमने फर्स्ट फेज़ में देखा कि लोअर वोटर टर्नआउट था, लेकिन इस बार लगता है कि लोग डिटर्मिन्ड वे में बाहर निकल रहे हैं। बड़ी संख्या में लोग बाहर निकले हैं। औरतें नज़र आएंगी, मर्द नज़र आएंगे, बुजुर्गवार नज़र आएंगे, बहुत से लोग हैं। ये देखिए इधर मोहित दिखाएं आप, देखिए बुजुर्ग लोग भी सुबह सुबह निकले हैं वोट डालने के लिए। और कौन से मुद्दे हैं उस पर अखिलेश मैं बात करने की कोशिश करता हूँ। 8:30 के करीब, 8 बजे का वक्त था तेजस्वी सूर्या को यहाँ आने का, लेकिन मुझे अभी बताया गया है कि 8:30 के करीब आएंगे। मैम कैन आई स्पीक टू यू ऑल, व्हाट डू यू थिंक आर द इश्यूज हियर? अगर आप हिंदी में बोल दें तो बेहतर। नो थैंक यू। इन इंग्लिश? आई डोंट वांट टू कमेंट, थैंक्स। आप बताएं व्हाट आर द इश्यूज, आप लोगों को क्या लगता है कौन से इश्यूज हैं जिन पर आप लोग वोट कर रहे हैं, लोग वोट We are voting, that's all. Sir, would you wish to tell us the issues of the voting? कौन कौन से issues हैं, concerns के जिसको मन में रख करके आप लोग वोट कर रहे हैं? No, it's not regarding any issues. It's regarding for the development of the area and development of the country. Yeah, I'm voting for this one. You think development is the biggest agenda? What do you think, sir? Yeah, Viksit Bharat. It's not an issue. It's an improvement actually. Very good. What do you have to say? It's for Viksit Bharat. Viksit Bharat. Yes. हैं कतार में खड़े होकर अपनी बारी का वोट डालने के लिए। और इस बीच अब मैं आपको मध्य प्रदेश लेकर चलूंगी। मध्य प्रदेश की सतना सीट पर भी आज वोटिंग हो रही है और वहां पर वोटर्स में किस तरीके का उत्साह देखा जा रहा है, पोलिंग बूथ से आपको दिखाते हैं अपने सहयोगी रविकांत की एक रिपोर्ट। सतना के एक बूथ पर हम हैं और फर्स्ट वोटर और सेकंड वोटर इस समय हमारे साथ हैं और काफ़ी उत्साह देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखिए लंबी लाइन भी लगी हुई है और ये जो बूथ है यहाँ पर लगातार लोग आ रहे हैं और अभी अभी मतदान शुरू हुआ है। आपने दूसरे नंबर पर मतदान किया था, क्या मन में है, वोटिंग किस मुद्दे पर की? अरे मोदी को जिताने के लिए मुद्दे पे है हमारा। मन में उत्साह है? मन में कुछ नहीं, वो रोजे ही बस हमारे तो ये कहते भी जीते हैं भगवान जाने। आप लोगों का क्या उत्साह है आज? अच्छा सर, पहली बार हमने वोट डलवाया है,
बहुत अच्छा लगा। आप अपनी स्याही दिखाइए, आपने पहले नंबर पर वोटिंग की है और काफ़ी दिक्कत है शरीर में, लेकिन चल करके आए हैं। मन में उत्साह है? मन में उत्साह है। देश के विकास के लिए मोदी जो कर रहे हैं वो बहुत अच्छा है। तो लोग यहाँ पर अपने उत्साह में ये भी बता रहे हैं कि वोट किधर दिया है। हालांकि हम सिर्फ मुद्दे पूछ रहे हैं, लेकिन लोगों का जो उत्साह है वो देखते बन रहा है। कैमरामैन रवीश पांडे के साथ रविकांत, एबीपी न्यूज, सतना। रविकांत की रिपोर्ट देख रहे थे आप। जो वोटर्स हैं वो पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। आपके इलाके में भी अगर वोट आज डाले जा रहे हैं तो अपनी जिम्मेदारी जरूर निभाइए। एबीपी न्यूज पर बड़ी कवरेज लगातार जारी है। सबसे बड़ी कवरेज देख रहे हैं आप। 2024 लोकसभा चुनाव दूसरे फेज की 88 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 7 बजे से वोट डालने का सिलसिला शुरू हुआ है और देखिए किस तरीके का उत्साह मतदाताओं में। अभी सुबह सुबह गर्मी के मौसम में ठंडे ठंडे में वोट डालने के लिए लोग निकले हैं। In the last few days, at least, it's been about inheritance tax between the parties. But what is top of mind for voters this election season? I think they want continuity, they want stability. People want India to progress, and they've seen last 10 years. Last 10 years is performance of this government is definitely in the minds of the people, and therefore I think that will be the one with which they've come to the booth. You can see the enthusiasm. Senior citizens in particular, I'm very grateful, have just come out of their homes and they are in long queues. They are not grudging. They are not saying, oh, it's taking too long. They are there. And some of them, I know the Election Commission, in fact, I'm grateful to the Election Commission. Election Commission has made a provision that they can vote from home. But despite that, inclusive of my parents, despite that, many senior citizens have chosen to come and be here, feel the pulse and cast their vote. I welcome that. I was also very happy to see a lot of one-time voters, the first-time voters, you know. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप सुन रहे थे, खुद वोट डाल दिया है। कह रही है मैं उत्साहित हूं देखकर पोलिंग बूथ पर जिस तरीके से बुजुर्ग जो मतदाता हैं उनसे लेकर जो युवा मतदाता हैं वो पहुंच रहे हैं। आपके इलाके में भी अगर आज वोटिंग का दिन है तो फिर वोट जरूर दीजिए। 2024 लोकसभा चुनाव दूसरे फेज के लिए आज वोटिंग हो रही है। 88 सीटें हैं जहां वोट डाले जा रहे हैं और ये 88 सीटें जो हैं वो 13 राज्यों में फैली हुई हैं। 2019 के हिसाब से अगर इस आंकड़े को देखा जाए तो इन 88 सीटों पे सबसे बड़ा दाव अगर किसी एक दल का लगा हुआ है तो वो दल बीजेपी है, क्योंकि इन 88 सीटों में से 52 सीटें 2019 में बीजेपी ने हासिल की थी। हम सीधे आपको लेकर चलते हैं, दिखाते हैं किस तरीके से जो वीवीआईपीज हैं उनका सिलसिला लगातार वोट डालने का जारी है। ये तस्वीरें आपके सामने, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वोट डालने के लिए पहुंची उस समय की तस्वीर आपके सामने। पोलिंग बूथ के भीतर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को आप देख रहे हैं। लोकसभा चुनाव मैदान में निर्मला सीतारमण बतौर उम्मीदवार नहीं है, राज्यसभा की सांसद है। कर्नाटक बेंगलुरु में निर्मला सीतारमण वोट डालने के लिए पहुंची हैं। निर्मला सीतारमण ने मीडिया से जब बात की तो उनकी तरफ से कहा गया कि पोलिंग बूथ पर पहुंचकर जिस तरीके से बुजुर्ग मतदाता उन्हें नजर आए, फर्स्ट टाइम वोटर्स उन्हें नजर आए, वो तस्वीर देखकर सभी को प्रेरणा लेनी चाहिए और लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। दूसरे दौर के लिए वोटिंग हो रही है। 88 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं। 2019 में इन 88 सीटों पर जो वोटिंग परसेंटेज है वो 70% रहा था और ऐसे में चैलेंज इस बार यही, चुनौती इस बार यही कि वोटिंग परसेंटेज और बेहतर हो। इसीलिए अपील सबकी तरफ से की जा रही है। सीधे आपको लेकर चलते हैं डेटा सेंटर। हमारे सहयोगी अखिलेश तैयार हैं कुछ अहम जानकारियों के साथ। अखिलेश। बिल्कुल, अब हम बात बिहार की करने वाले हैं। बिहार में क्या समीकरण नजर आ रहा है, यहां पर जो मतदान जारी है, मतदाता वहां पर पहुंच रहे हैं, उनमें किस तरीके का उत्साह है वो भी हम दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल कटिहार की बात कर लेते हैं। कटिहार में किस तरीके का मुकाबला है तो आपके सामने ये तस्वीर है। तारिक अनवर और आप देख रहे हैं जेडीयू से उनके सामने दुलाल चंद्र गोस्वामी है। कांग्रेस की तरफ से तारिक अनवर ताल ठोक रहे हैं, जबकि दुलाल चंद्र गोस्वामी जेडीयू की तरफ से हैं जो बिहार सरकार में मंत्री भी रहे। तो आप देखिए दूसरे चरण की जो टक्कर कटिहार में नजर आ रही है उसकी ये तस्वीर देखने को मिल रही है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं, अब पूर्णिया लिए चलते हैं आपको। दूसरे चरण की जो टक्कर हो रही है, पूर्णिया का मुकाबला बड़ा दिलचस्प है क्योंकि पप्पू यादव जब से यहां पर मुकाबले में कूद पड़े हैं निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर, यहां पर त्रिकोणीय हो गया मुकाबला। एक बार विधायक चुने गए पप्पू यादव, एक बार विधायक चुने गए संतोष कुशवाहा भी जो उनके सामने है जेडीयू की तरफ से। दोनों में आमने सामने की टक्कर है, लेकिन कौन किस पर भारी पड़ेगा, हालांकि त्रिकोणीय मुकाबला, आमने सामने की टक्कर नहीं कह सकते हैं। अब लिए चलता हूं एक बार फिर से मैं आपको रोमाना के पास, कुछ और जानकारी आप तक को पहुंचाएंगी रोमाना।
और इस बीच ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। राहुल द्रविड़ को आप देख रहे हैं, पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं वोट डालने के लिए। टीम इंडिया के कोच राहुल द्रविड़ बिल्कुल एक आम वोटर की तरह कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया, वोट डालने के लिए पहुंचे। और ये तस्वीरें एबीपी न्यूज पर हम आपको इसलिए दिखा रहे हैं ताकि अगर आपके इलाके में भी वोटिंग हो रही है तो आप भी अपनी जिम्मेदारी का एहसास करें। देखिए किस तरीके से ड्राइव करके पहुंचे राहुल द्रविड़ और उसके बाद कतार में लगे नजर आए राहुल द्रविड़। वोट डाल दिया है राहुल द्रविड़। अपने बूथ को मजबूत करने के लिए एक पन्ने के प्रमुख के रूप में काम करते हैं। मैंने भी अपना पन्ना प्रमुख के रूप में जो मेरा कार्यकर्ता के नाते दायित्व है उसको निभाया है। कल पन्ने के हर एक व्यक्ति से संपर्क किया, हर परिवार से संपर्क किया, बूथ के हर घर में जाकर के संपर्क किया। मुझे पूरा विश्वास और भरोसा है कि मेरा बूथ सबसे मजबूत रहेगा और 100% मतदान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। लेकिन सर अगर हम जो है पिछले चुनावों की तुलना में बात करें तो अशोक गहलोत के बेटे जो चुनाव हारे थे, लेकिन अशोक गहलोत अभी भी जो है यहीं इस वक्त जो है जोधपुर में ही मौजूद हैं। वो तो जीत का दावा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं 370 और 400 की बात ही नहीं हो रही है, अब तो बीजेपी उसकी बात ही नहीं कर रही है। देखिए मैं तो आज भी कह रहा हूँ कि हम 400 सीट जीतेंगे, अब की बार 400 के पार जाएंगे। और मैं फिर कहता हूँ कि पिछले चुनाव के समय में भी यही दावे उन्होंने किए थे कि जोधपुर सहित हम राजस्थान में बड़े बहुमत के साथ जीत रहे हैं क्योंकि हमारी सरकार है, हमारी योजनाएं हैं। लेकिन परिणाम आपके सामने था। सरकार पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे। बस एक दो सवाल झूठ बोलने तो फिलहाल जो है यहाँ पर गजेंद्र शेखावत जिनका ये कहना कि एक बार फिर से जो है हम जीत हासिल करेंगे, पन्ना प्रमुख के तौर पर यहाँ काम करता रहा हूँ, एक बार फिर से वही भरोसा जता रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान होगा और जीत का पूरा भरोसा। तो फिलहाल गजेंद्र शेखावत ने कर दिया है मतदान। तो ये आप राजस्थान से अंकित गुप्ता की रिपोर्ट देख रहे थे गजेंद्र शेखावत के साथ जो बातचीत कर रहे थे। अब मैं आपको उत्तर प्रदेश लेकर चलती हूँ। उत्तर प्रदेश जहां 8 सीटों पर वोट डाले जा रहे हैं, इन्हीं में से एक अलीगढ़ की सीट भी है। सतीश गौतम एक बार फिर से बीजेपी की तरफ से यहां से चुनाव मैदान में उतारा गया है उनको। और यहां पर किस तरीके की तस्वीर आज मतदान वाले दिन देखने के लिए मिल रही है, जरा जानते हैं। स्नेहलता हमारे साथ मौजूद। बिल्कुल रोमाना, इस बात से समझा जा सकता है कि ताले और तालीम का शहर अलीगढ़ बिल्कुल तैयार है। और जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ ये टीकाराम कॉलेज है। इस बूथ पर खास बात यह है कि बसपा के कैंडिडेट आने वाले हैं। कुछ इस तरीके का जाति समीकरण है कि बसपा पिछली बार 21% वोट के साथ दूसरे नंबर की पार्टी रही थी और यहीं पर बंटी उपाध्याय आएंगे और थोड़ी ही देर बाद वो वोट कास्ट करेंगे। लेकिन उससे पहले तमाम लोग आ रहे हैं, वोट कास्ट करके जा रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था तमाम चीजें अलीगढ़ की रोज सुबह जैसी लग रही है। और यहाँ खास बात यह है कि 3 लाख मुस्लिम वोटर हैं लेकिन बावजूद एक भी कैंडिडेट नहीं होते। इसके अलावा 2 लाख जाटव वोटर, इसके अलावा 2 लाख जाट, और ये तमाम जाति समीकरण को साधते हुए जिस तरीके से कैंडिडेट को बदलते हुए बसपा ने अब बंटी उपाध्याय पर दांव खेला है, वो भी ब्राह्मण है, सतीश गौतम भी ब्राह्मण है। तो इस बात से समझा जा सकता है कि लड़ाई किस तरीके से कैंडिडेट के नाम पर भी सेट की जाती है। अब जनता क्या मूड सेट करके इसी बूथ के भीतर जाएगी और किस पर मुहर लगाएगी। आइए कुछ लोग इंतजार में हैं और कुछ लोग वोट कास्ट कर चुके हैं, उनसे भी जानेंगे कि वो किस तरीके से इंतजार कर रही है। मैम आप वोट डाला ही, आप स्याही दिखा दीजिए जरा। आपने तो एकदम सुबह सुबह वोट कास्ट कर। हाँ बिल्कुल, सबसे पहला काम संघर्ष करने के बाद भी आई हूँ मैं। कैसे संघर्ष रहे मैम? और इतनी दूर से आए, पर्ची नहीं है, कुछ भी नहीं था, फिर भी यहाँ कर ली बड़ी मुश्किल से। बड़ी मुश्किल से पर्ची। अकेले आई हैं? नहीं, हस्बैंड है। हस्बैंड है, वो अंदर गए? यस, आ रहे हैं। ये चुनौती आई, बावजूद इसके भी सबसे पहला काम हमने ये सोचा हमें देनी है वोट, क्योंकि हमारा अधिकार है। सबसे पहला अधिकार है, पहले बाद में सब कुछ छोड़ के आए हैं। घर में बच्चे हैं, बस आप दोनों निकल आए? बिल्कुल। मॉर्निंग वॉक की तरह? नहीं, बिल्कुल नहीं, पहले है, हम भी पढ़े हैं, टीचिंग में है, इंटर कॉलेज, डिग्री कॉलेज में है। वोट कास्ट करने के लिए लोग आ रहे हैं। थोड़ी परेशानी है जहां पर वोट डाले जा रहे हैं। ये अलीगढ़ के वोटर के मन की बात आप जान रहे हैं, जिनसे स्नेहलता बात कर रही हैं। उत्तर से लेकर दक्षिण तक 88 सीटों का पूरा गणित एबीपी न्यूज पर हम आपके सामने रख रहे हैं। डेटा सेंटर लेकर चलूंगी। अखिलेश तैयार हैं। कर्नाटक बेंगलुरु नॉर्थ सीट, जहां से इस बार बीजेपी की तरफ से उम्मीदवार जो है वो शोभा करंदलाजे को बनाया गया है। इसी सीट के बारे में और अहम जानकारियां जरा जल्दी से दीजिए दर्शकों को। अखिलेश जी बिल्कुल, इस सीट के बारे में विस्तार से जानकारी मैं दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगा। बेंगलुरु में जो लोकसभा की 4 सीटें हैं अलग अलग, उनमें से अब हम बात कर लेते हैं बेंगलुरु की। वो जो सीट है, यहाँ शोभा करंदलाजे बीजेपी बेंगलुरु नॉर्थ से चुनाव लड़ रही हैं। मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं और यहाँ पर इस बार क्या होने जा रहा है, मतदाता के मन में क्या है, ये बड़ा सवाल। 2 बार की लोकसभा सांसद हैं, क्या जीत की हैट्रिक लगा पाएंगी, ये सवाल बना हुआ है। 2019 में उडुपी चिकमगलूर से वो जीती थी। एक बार मैं फिर से आपको आशीष के पास लिए चलता हूं, मेरे सहयोगी
आशीष ने शोभा करंदलाजे से बातचीत की है। क्या कुछ कह रही है इस मौके पर, आज मतदान के दिन वो शोभा, सुनिए। मैम, अब की बार 400 पार का नारा है। 400 पार 400 पार करेंगे मोदी जी। ये देश के लिए आने वाले दिन में काम करने हैं। देश का विकास, देश का रक्षा, देश के लिए एक अच्छा नाम इंटरनेशनल फोरम में लाना है। इसीलिए फिर से एक बार मोदी चाहिए। एंड ईमानदारी नेता ऐसे पूरा देश में, पूरा वर्ल्ड में साबित हुआ है, वो मोदी जी है। इसके लिए लोग वोट डालेंगे। किसान आएंगे, महिला आएंगे, गरीब आएंगे, युवा आएंगे। बीके हरिप्रसाद अभी हमसे बात कर रहे थे। वो बोलते हैं कि 2019 का चुनाव पुलवामा की वजह से बीजेपी जीती थी। उसके लिए वो चुनाव का मुद्दा है, हमारे लिए देश का रक्षा है। चुनाव हर बार ये अल्पसंख्यक माइनॉरिटी को अपीसमेंट करने के लिए कुछ भी बोलते हैं, मगर देश का बॉर्डर, हमारे फौजी, हमारे देश का रक्षा का हिस्सा है। एंड उसके साथ ही हम चलेंगे, देश का रक्षा करेंगे। वो हमारे लिए चुनाव का मुद्दा नहीं है। शोभा करंदलाजे को आप सुन रहे थे। उडुपी चिकमगलूर से अभी तक जीतती आई। इस बार बीजेपी ने बेंगलोर नॉर्थ, जो कि सदानंद गौड़ा की सीट रही है, उनकी जगह मौका जो है वो शोभा करंदलाजे को दिया है। बेंगलोर नॉर्थ की लड़ाई बेहद दिलचस्प होती हुई। इस बीच बिहार आपको लेकर चलेंगे। भागलपुर से हमारी सहयोगी निधि इस वक्त मौजूद हैं, जहां पर वोटिंग में हिस्सा लेने पहुंच रहे वोटर्स से निधि ने खास बातचीत की। दिखाते हैं आपको। लोकसभा चुनाव 2024 दूसरे चरण के लिए पोलिंग शुरू हो चुका है। सुबह 7 बजे से मैं भागलपुर के एक लोकसभा मतदान केंद्र के लिए एक पोलिंग बूथ पर मौजूद हूँ और यहाँ एक आदर्श मतदान केंद्र के तौर पर किस तरीके से सजाया गया है ये आप देख सकते हैं तस्वीरों के जरिए। हालांकि 7 बजे से पोलिंग शुरू हुई है और तमाम जो वोटर्स हैं उनसे अपील की जा रही है कि इस बार पिछले फेज यानी पहले फेज की तरह कम संख्या में वोटिंग ना हो, ज्यादा से ज्यादा लोग बढ़ चढ़कर मतदान का हिस्सा लें। आप दोनों फर्स्ट टाइम जी पहली बार वोट देने आए। इसके लिए मैं जानना चाहती हूँ कि पहला जो वोटर है इस बार का, उसके लिए जरूरी मुद्दा क्या है? ज़रूरी मुद्दा है बिजली पानी। बिजली तो रहता ही नहीं है। अभी समर में देखिए बहुत बिजली कट रही है, तो वो काम कराने जाओ तो पहले घूस देना पड़ता है, तब काम होता है। मिडिल क्लास के लिए कोई काम नहीं है। बस गरीब को खुश कर दो, 1 किलो लड्डू दे दो, वोट ले लो। रोजगार आप लोगों के लिए मुद्दा है। इस बार आपको लग रहा है 2024 लोकसभा में काम बहुत बढ़ा है। कोरोना में जितना बेरोजगार बढ़ा है उतना रोजगार थोड़ी है। सर, एक बार मुझे ये बता दें कि यहाँ के वोटर्स के लिए, आप लोगों के लिए सबसे जरूरी मुद्दा तो है यहाँ का विकास का। विकास। वोट देने के लिए जब आप पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं तो किन बातों को ध्यान में रखना? सबसे पहले सुरक्षा है, देश हित है, देश सर्वोपरि है और आम आदमी की सुरक्षा है, सड़क है, परिवहन विभाग बढ़िया से रहे, यही सब मुद्दा है सबसे। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। मतदान केंद्र पर वोटर्स का मिजाज क्या है ये समझने की कोशिश अपने सहयोगी सीके सिंह के साथ निधिश्री, एबीपी न्यूज भागलपुर। तो भागलपुर का हाल आपने देखा। आइए अब हम आपको बाड़मेर लिए चलते हैं। यहां पर किस तरह की टक्कर नजर आ रही है वो मैं आपको बताऊंगा, और यहां पर पोलिंग बूथ पर जो मतदाता पहुंच रहे हैं उनसे भी हम लोग बातचीत करेंगे कि इस वक्त आज जब मतदान करने वो पहुंचे हैं वहां पर मतदान केंद्र पर, अभी उनकी क्या सोच है, कौन से मुद्दे उनके दिमाग में है। और बाड़मेर का मुकाबला आप देख रहे हैं, कैलाश चौधरी जो मोदी सरकार में कृषि राज्य मंत्री हैं, बीजेपी के उम्मीदवार हैं, और उनके सामने है आरएलपी से कांग्रेस में शामिल हुए उमेद राम बेनीवाल, जो कि कांग्रेस की तरफ से ताल ठोक रहे हैं। तो ये दोनों आमने सामने राजस्थान के बाड़मेर में ये जो टक्कर यहां पर नजर आ रही है। और कैलाश चौधरी से हमारी सहयोगी मदिहा ने भी आज बातचीत की थी, क्या कुछ उन्होंने कहा था ये भी हम जानेंगे। और निर्दलीय के तौर पर रविंद्र सिंह भाटी भी हैं इस चुनावी मैदान में। युवाओं के बीच यानी यूथ के बीच बहुत ज्यादा पॉपुलर है, लोकप्रिय है। इस लिहाज से यहाँ का मुकाबला, बाड़मेर का मुकाबला बहुत दिलचस्प इस बार हो गया है। मदिहा हमारे साथ मौजूद है, एक बार फिर से मैं आपको लिए चलता हूं उनके पास। मदिहा, सुबह भी आपने कैलाश चौधरी से बातचीत की थी और भी नेताओं से बात हुई होगी, वहां पर मतदाताओं से आप बात कर रही हैं, क्या मूड, क्या मिजाज नजर आ रहा है?
अखिलेश जी, सबसे पहले तो बता दूं कि लोकतंत्र का पर्व तो जाहिर सी बात है जो जरूर मतदाताओं में देखा जा रहा है और यहाँ का मुकाबला बहुत दिलचस्प हो जाता है क्योंकि हमेशा ज्यादातर सीटों पर बड़ी पार्टियों के उम्मीदवार जो हैं उनके बीच मुकाबला देखा जाता है, लेकिन यहाँ पर मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी के साथ साथ एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट का भी है। वो कैंडिडेट जो एक पॉलिटिकल सेंसेशन के तौर पर राजस्थान में उभर रहा है और लगातार उसके चुनाव प्रचार में भीड़ देखी गई, यानी कि रविंद्र सिंह भाटी। कैलाश चौधरी उम्मीदवार कांग्रेस से और उसके अलावा रविंद्र सिंह भाटी, त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ पर है। लेकिन क्योंकि आज मतदान का दिन है तो जनता से जानते हैं आखिर क्या मुद्दे सोचकर वो लोग मतदान केंद्र आज पहुंचे हैं। कतारें जिस पोलिंग बूथ पर भी हम जा रहे हैं वहां हमें नजर आ रही हैं, महिलाएं हो चाहे पुरुष हो, सभी जो हैं बड़े जोश और खरोश के साथ आज पहुंच रहे हैं। राजस्थान में है, बाड़मेर, बालोतरा में हम हैं और जरा ये देखिए मुस्कुराहट चेहरे पर पहले ही आ गई है। क्या मुद्दे सोचकर आज आप आए हैं? हमारे सुविधा के लिए आए हैं, पानी वगैरह कोई सुविधा करेंगे, नाली वगैरह बनाएंगे, जो भी है शहर का। पानी एक बड़ा मुद्दा, विकास शहर के लिए पानी एक बहुत बड़ी समस्या है, खास तौर से बाड़मेर और राजस्थान के लोगों के लिए वो मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा उभर रहा है। क्या मुद्दा सोचा मैडम? पानी की वही प्रॉब्लम है बस, बाकी रोडें वगैरह वो सही करनी चाहिए। क्या सोचकर आज वोट करने आई है महिलाएं? जी, विकास चाहते हैं देश का, बस देश का विकास। देख रहे हैं अखिलेश, आप देश का विकास चाहते हैं। आज मुद्दे सबके जहन में क्लियर हैं और यहाँ पर मुकाबला काफी दिलचस्प है। बाड़मेर में 3 लोग हैं जो चर्चित चेहरे हैं, तो क्या मुद्दे हैं? मेरा तो मेन मुद्दा यही है कि आतंकवाद के खिलाफ चोट है हमारी। ये देश का प्रधान सेवक का चुनाव है, राष्ट्र हित के लिए चुनाव है और राष्ट्र के लिए आपको अपना देश को मजबूत बनाने के लिए मतदान करें, अवश्य करें और 100% मतदान करें। देखिए कितनी प्यारी अपील यहाँ पर जो मतदाता लाइन में खड़े हुए हैं वो कर रहे हैं कि घर से निकलिए, मतदान करिए। और लगातार एबीपी न्यूज़ भी और हम सब भी अपील कर रहे हैं कि घर से निकलिए और जरूर वोट करिए। और भी लोग हैं उनसे भी जानते हैं। महिलाएं देखिए आज बहुत बड़ी संख्या में बनाकर वोटर जो है वो पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। राजस्थान की तस्वीर आपने देखी है और सुन लेते हैं जरा क्या कह रहे हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा। और ओबीसी का हक छीन कर मुस्लिमों को देना। कांग्रेस कहती है कि देश के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है, जबकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है। दिसंबर 2006 को नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा था, और मैं याद दिलाना चाहता हूं कि वी विल हैव टू devise innovative plans to ensure that minorities, particularly the Muslim minority, are empowered to share equitably in the fruits of development. They must have the first claim on resources. मनमोहन सिंह जी ने यह बयान गलती से नहीं दिया था, बल्कि जानबूझकर दिया था, क्योंकि अप्रैल 2009 में फिर से मनमोहन सिंह ने मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एक प्रश्न के जवाब देते हुए फिर अपने बयान को सही ठहराया और कहा कि माइनॉरिटीज का, खासकर मुस्लिमों को प्रायोरिटी मिलनी चाहिए और उनको संसाधनों, देश के संसाधनों पर पहला हक होना चाहिए। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के माध्यम से गलत बयानी की गई और मुसलमानों की हालत दलितों से भी खराब है, ये कहा गया। मतलब यह है कि कांग्रेस पहले से ही आधार बना रही थी कि ये प्रकारेण मुस्लिम को एससी अनुसूचित जाति घोषित कर मुसलमानों को एससी आरक्षण की वैधता दिला दी जाए। कांग्रेस की एससी, एसटी और ओबीसी के अधिकारों पर डाका डालने की यह आदत बहुत पुरानी है। यहां तक कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने 27 अक्टूबर 1951 को कहा था कि पिछले 20 वर्षों में पंडित नेहरू ने 2000 भाषण दिए हैं, लेकिन उन्होंने एक बार भी अनुसूचित जाति के कल्याण के बारे में बात नहीं की है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कांग्रेस पार्टी को हमारे लोगों के प्रति कितनी सहानुभूति है। पंडित नेहरू हमेशा मुसलमानों के पक्ष में रहते हैं। मैं नहीं चाहता कि मुसलमानों की उपेक्षा, कदापि हम नहीं चाहते कि मुसलमानों की अपेक्षा, लेकिन मैं यह जरूर चाहता हूं कि मुसलमानों को अन्य समुदायों की कीमत पर अनुचित लाभ नहीं उठाना चाहिए। जिन्हें अधिक सुरक्षा की आवश्यकता है उन्हें ही लाभ देना चाहिए। कांग्रेस ने
राष्ट्रीय धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक आयोग का गठन कर ये साजिश रची कि मुसलमानों में भी जाति है, इसलिए उनमें भी एससी माना जाए और एससी लिस्ट में आरक्षण दिया जाए। कोई एससी अगर धर्म बदलकर मुसलमान बनता है तो उसका एससी दर्जा बना रहे, साथ ही ओबीसी के 27% से 6% काट कर मुसलमानों को आरक्षण दिया जाए। कांग्रेस ने कोर्ट के कानून को बदलकर एएमयू, जामिया मिलिया जैसे संस्थानों में एससी, एसटी, ओबीसी रिजर्वेशन को खत्म किया। 1981 में कांग्रेस ने एससी, एसटी और ओबीसी के रिजर्वेशन को छीनने के लिए अलग एएमयू अमेंडमेंट एक्ट 1981 लाकर कोर्ट के फैसले को बदल दिया। कांग्रेस सभी जातियों को ओबीसी यानी सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़ा बता रही है। कांग्रेस ने आंध्र प्रदेश में 4 बार मुस्लिम रिजर्वेशन को इंप्लीमेंट करने की कोशिश की। सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन के कारण कांग्रेस सरकार इसे लागू नहीं कर पाई। 2009 में लोकसभा इलेक्शन में अपने मैनिफेस्टो को कांग्रेस ने जॉब और एजुकेशन में मुसलमानों को नेशन वाइड रिजर्वेशन देने की प्रॉमिस किया। कांग्रेस चाहती थी कि ओबीसी रिजर्वेशन के अंदर मुस्लिम के लिए अलग से सब कोटा। 2011 में यूपीए 2 के दौरान माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्ट्री ने ओबीसी कोटा के भीतर 8.4 सब कोटा का प्रस्ताव रखा, जिसमें मुसलमानों के लिए 6% रिजर्वेशन शामिल थी। 2014 में लोकसभा इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी कांग्रेस ने इस तरह की बातें की। इस बार भी कांग्रेस अपने मैनिफेस्टो में इसी तरह की बातें कर रही है। कर्नाटक में भाजपा सरकार ने रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन को खत्म कर दिया था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आते ही तमाम मुस्लिम को ओबीसी कैटेगरी में डाल दिया। कर्नाटक में भी ओबीसी के अंदर कैटेगरी 2B बनाकर मुस्लिम जातियों को आरक्षण दे दिया गया। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि देश के बहुसंख्यकवाद की कोई जगह नहीं है। मतलब उन्होंने एससी, एसटी, ओबीसी से सख्त नफरत है, क्योंकि देश में बहुसंख्यक आबादी इन्हीं गरीबों की, इन्हीं वर्गों की है। ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो है और ये कांग्रेस का इंटेंशन है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जिनकी तरफ से सीधे कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया जा रहा है। तुष्टीकरण की राजनीति कांग्रेस करती है। कांग्रेस जो है वो दरअसल एससी, एसटी, ओबीसी का हक छीनकर मुसलमानों को देना चाहती है। ये आरोप कांग्रेस पार्टी पर लगाते हुए जेपी नड्डा को आप सुन रहे थे, जो हवाला डॉक्टर मनमोहन सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के, उनके 2006 वाले बयान का दे रहे थे और उसी आधार पर कांग्रेस को मुस्लिम तुष्टीकरण के आरोपों में कटघरे में खड़ा करते हुए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।